गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरे YouTube चैनल शादू सर क्लासेस में स्वागत है। अभी तक जिसने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को ऑन कर ले। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज हम क्लास 10 के प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 के बारे में विस्तार से बताए थे, आज हम पार्ट 2 के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप कॉपी और पेन निकाल लें, वीडियो के साथ साथ नोट करते जाएं, वीडियो को अंत तक देखें। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब अंक गणित जो है उसका आधारभूत, आधार क्या होता है, जो किसी भी घर बनाने के लिए जो उसका आधार होता है वो मजबूत होना चाहिए। ये आधारभूत प्रमेय है। क्या है आधारभूत प्रमेय? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या कहता है? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्या होता है? अद्वितीय होता है। जैसे देखिए आपको दिखाते हैं। कोई संख्या ले लिए, भाज्य संख्या, चलिए हाँ ले लिए 18 ले लिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3। देखिए क्या था? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर दिए 2 × 3 × 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 × 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 2 × 3। देखिए इसको क्या लिखे? 18 को 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं, 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 × 2 × 3 लिख सकते हैं। लेकिन लिख सकते हैं 3 × 5 × कुछ, मैंने 2 और 3 छोड़ के और कोई दूसरा संख्या से लिख सकते हैं। वही बता रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, मतलब क्रम को छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पर पहले 2 था, यहाँ बाद में 2 है, लास्ट में है या बीच में है, वो क्रम छोड़ देते हैं। बाकी देखिए इसमें 1 2 है, 2 बार 3 आया है। इसमें भी देखिए 2 बार 3 आया है, 1 बार 2 आया है। इसमें भी देखिए 2 बार 3 आया है, 1 बार 2 आया है। यही हो गया अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब इसको ऑर्डर में कोई चेंज कर सकते हैं लेकिन संख्या कोई चेंज नहीं होगा। व्यापक रूप में जब हम एक भाज्य संख्या x ले लिए को दी हुई हो तो हम उसे x = P1 P2 P3 Pn के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं, जहां P1 P2 P3 इत्यादि आरोही क्रम में लिखी गई अभाज्य संख्या है। मतलब ये बड़ा रूप में लिखना बोल रहा है। व्यापक रूप में ये हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम था, आरोही का मतलब छोटा से बड़ा। उसी तरह पहले 2 फिर 3 फिर 3 इसी रूप में लिखा जाता है। ये हो गया व्यापक रूप। कोई भी संख्या को हम ऐसे एक ही तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF कैसे निकालते हैं पहले बताते फिर बताते। वहां पर हम HCF को परिभाषा इसमें दिखाते हैं कैसे निकालते हैं। HCF निकालने के आते हैं संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल। जो उभयनिष्ठ होगा उसमें जो अभाज्य संख्या उसके छोटी घात का गुणनफल होगा। और LCM क्या होगा?
संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की प्रत्येक बड़ी घात का, जो जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके प्रत्येक का बड़ी घात का। और एक फॉर्मूले में रख लीजिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, ये दो पूर्णांक होगा a और b, तो HCF इंटू एलसीएम क्या होगा, a इंटू b, दोनों का एलसीएम और HCF का गुना संख्या दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब दिखाते हैं, HCF निकालते हैं, दो संख्या दिखाते हैं। एक एग्जाम्पल में आते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एलसीएम तथा HCF ज्ञात कीजिए। चलिए 96 और 400 को निकाल रहे हैं तो 96 था। चलिए इसका हम अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। 2 से जाएगा पहले तो कितना होगा, 48 हो गया। फिर देखिए कितना बच जाएगा, 2 से जाएगा, फिर 2 से गया, कितना हो जाएगा 24, 2 से भाग दिए, फिर 24, वो भी 2 से जाएगा, फिर 2 से चलाए तो कितना होगा 12, फिर 2 से जाएगा तो कितना होगा 6, फिर 2 से कितना होगा 3। 4 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 202, फिर उसको 2 से भाग देंगे 101, और 101 अभाज्य संख्या है, वो किसी से भाग नहीं जाएगा। तो यानी हम 96 क्या लिख सकते हैं, 96 लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 टू द पावर 5। देखिए 1 2 3 4 5 बार है, 2 टू द 5 इंटू 3। उसी तरह 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 101, यानी 2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 101, ये लिख दिए। अभी हम क्या बताए थे, एलसीएम क्या बताए थे कि मैंने जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसका बड़ी घात, यानी अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 है, 2 का बड़ी घात, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 2 का बड़ी घात ले लिए 5। उसी तरह 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, मतलब 0 है, यानी बड़ी घात हो गया 1, यानी एक बार। फिर 101, इसका घात 1 है तो 101 हो गया, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 9696। उसी तरह HCF क्या होगा, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या। उभयनिष्ठ कौन कौन है, 2 और उभयनिष्ठ है, तो 2 किसमें 2 है, इसमें 5 है, छोटी घात यानी 2, तो 2 टू द पावर 2 यानी 4। तो एलसीएम हो गया 9696 और HCF हो गया 4। चलिए अब हम कुछ संख्या को रिवाइज कर देते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, कंपोजिट नंबर। एक से बड़ी ऐसी प्राप्त संख्याएं जो एक और संख्या के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक और संख्या छोड़ के कोई दूसरा संख्या से भाग जाएगा। जैसे आपका बता रहे हैं, मान लेते हैं 16, देखिए 16 2 से भाग जाएगा, 1 और 16 छोड़ के भी, 16 और 1 को छोड़ के एक संख्या मिल गया 2 से भाग जा रहा है, यानी ये हो गया भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या वही होगा, एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं, एक से बड़ी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं 2, सबसे छोटी हो गया, सबसे छोटी संख्या क्या हो गया आपका 2, यानी ले लिए 2। देखिए 1 से भाग जाएगा और 2 से जाएगा, और किससे जाएगा, नहीं जाएगा। उसी तरह देखिए 3, 1 से जाएगा और 3 से जाएगा, और किससे भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये हो गया अभाज्य संख्या। इसके बाद आ गया सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ऐसी संख्याएं जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य क्या हो गया? जिसके लिए HCF, दो संख्या का HCF जब निकालेंगे जो 1 आएगा तो वो दोनों संख्या को हम बोलेंगे सह अभाज्य। जैसे एग्जाम्पल दे दिए 2 और 3, देखिए इसका HCF कितना होगा? 1 होगा। 2 और 3 जो संख्या हो गया इसका HCF 1 होगा, तब तक क्या हो गया? 2 और 3 सहअभाज्य है। इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 5 और 12, इसका भी HCF 1 होगा, तो ये भी दोनों सहअभाज्य हो गया। यानी सहअभाज्य का मीन हो गया दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी दोनों अभाज्य संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और इसका प्रूव करके हम √2 को प्रूव करेंगे, एक अपरिमेय संख्या। देखिए मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, P क्या एक अभाज्य संख्या है। यदि P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। प्रमाण, मान लीजिए a एक अभाज्य गुणनखंड निम्न के रूप में है। a इक्वल टू क्या है? P1 P2 P3 Pn, जहां P1 P2 P3 Pn अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। मतलब इसका कोई मतलब नहीं कि सब अलग अलग है। जैसे अभी आपको दिखा देते हैं, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या ले लिए 12, तो कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां पर क्या हो गया? ये कोई संख्या है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, कोई दोनों देखिए P1 और P2 दोनों बराबर है, हो सकता है, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। अब देखिए इसको स्क्वायर कर रहे a², तो क्या होगा? P1 P2 P3 Pn था इंटू P1 P2 P3 Pn, दोनों को गुणा करेंगे तो P1 इंटू P1 P1 स्क्वायर, P2 इंटू P2 P2 स्क्वायर, P3 इंटू P3 P3 स्क्वायर, Pn इंटू Pn, इसका स्क्वायर हो गया। अब हमें दिया है कि P a² को विभाजित कर, क्वेश्चन में दिया था क्या? P a² को विभाजित करती है, तो दिया हुआ है, तो क्या होगा? विभाजित करते हैं, मतलब ये सब अभाज्य संख्या था, इसलिए अंक गणित के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार P a² का एक अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है। और हम जानते हैं आधारभूत संख्या कि कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो a² को हम P एक अभाज्य गुणनखंड होगा। और देखिए P1 P2 P3 Pn ये सब अभाज्य है, तो इससे तो P भाग नहीं जाएगा, यानी P1 P2 Pn इनमें से ही एक होगा P। परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेयों की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम पाएंगे कि a² के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 P3 Pn है, मतलब जो P है वो P1 P2 Pn में से ही कोई एक है, इसलिए P को इसमें से एक होना चाहिए। अब चूंकि a इक्वल टू है, देखिए दिया था a इक्वल टू क्या लिए थे हम? P1 P2 Pn, और P क्या है? P1 से Pn में से कोई एक है, यानी a P से भाग जाएगा, इसलिए P a को विभाजित अवश्य करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अच्छा उसको एक बार रिवीजन कर देते हैं। मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड निम्न के रूप में था, क्या था? एक अभाज्य गुणनखंड a P1 P2 P3 Pn था, जहां क्या था? ये सब अभाज्य संख्या था। इसका मतलब कोई नहीं था कि दोनों बराबर नहीं होगा, बराबर हो भी सकता है। अब देखिए इसको स्क्वायर किए थे तो ये आ गया था। अब देखिए अभी जो हमको समझना है, P क्या था? a² को विभाजित करता था, P a² को विभाजित करता है, और P क्या है? P अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या क्या करेगा? a² को विभाजित कर रहा था, तो a² में क्या था? P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर, तो इनमें से कोई एक था, यानी आधारभूत
अंकों के आधार पर पूर्व में क्या बताया था अद्वितीय रूप कि उसको हम एक ही रूप में लिख सकते हैं। तो यानी ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनफल केवल P1 P2 P3 Pn है और P इनमें से कोई एक होगा और P यदि इनमें से एक हो गया तो P ए को भी भाग देगा। बस यही हमको प्रूव करना था। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए और एक प्रमेय है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, हर साल आता है। खाली क्वेश्चन क्या होता है, कभी देता है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कभी देता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, कभी देता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तीनों में एक क्वेश्चन कंपलसरी है। तो ये जो प्रूव करते हैं इसको हम विरोधाभास विधि से करते हैं। विरोधाभास मतलब क्या, इसके उल्टा मान लेते हैं, जो होगा उसको उल्टा। या क्या प्रूव करना है, √2 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मान लेते हैं √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q पूर्णांक है। क्या होगा, दो पूर्णांक मिलेगा तो मिल लिया q और s, यहाँ पर हम r और s ले लिए। क्या होगा, √2 को लिखेंगे r/s के रूप में तथा s इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ले लिए √2 इक्वल टू r/s जहां s इज नॉट इक्वल टू 0 है। और मान लीजिए r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। देखिए यहाँ पर दो केस हो सकता है, या तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा या उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो मान लेते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ है। जैसे हम एग्जाम्पल देके दिखाते हैं आपको। जैसे अभी हमको आया मेरा 12/18। देखिए ये इसमें दो, इसमें भी दो है, यानी इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9। उसी तरह ये भी काटेगा 3 से, यानी 3 दूना 6, 3 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3, यानी 12/18 को हम लिख सकते हैं 2/3। इसमें 6 था क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड। 6 दूना 12, 3 6 18। नहीं रहेगा तो ठीक है, रहेगा तो हम उससे भाग दे देंगे। तो मान लेते हैं तब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से r और s को विभाजित करके √2 को a/b के रूप में प्राप्त कर लिए। जैसे पहले हम जिन एग्जाम्पल के दिखाए थे कि 12/18 जो था उसमें क्या था, 6 उभयनिष्ठ गुणनखंड था तो उससे भाग दे दिया, क्या मिला 2/3। उसी तरह यहाँ पर RS में वही गुणनखंड कुछ था, उससे भाग दे के हमको मिला a/b। प्राप्त करते हैं जहां a और b सहअभाज्य। देखिए 2 और 3 क्या था, यहाँ पर HCF था जिसका 1 था, यानी सहअभाज्य था। यहाँ पर a और b सहअभाज्य है। इसका मतलब हो गया a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः यहाँ पर देखिए क्या था, √2 इक्वल टू a/b, तो b को गुना कर दिया ऊपर, यानी b √2 इक्वल टू a। अब देखिए ये जो इसको स्क्वायरिंग कर रहे हैं, दोनों पक्ष को वर्ग कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2 था √2 था तो √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 और b इंटू b, b स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर, यानी हो गया 2b² इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए b स्क्वायर और a स्क्वायर क्या है, सहअभाज्य है, यानी इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन क्या है, a स्क्वायर क्या है 2 से भाग जाएगा, तब दोनों का गुणनफल है, क्या निश्चित है 2 से भाग जाएगा, a स्क्वायर 2 से भाग जाएगा। अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। और अभी हम जो थ्योरम पढ़े, क्या पढ़े, यदि कोई अभाज्य संख्या p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। यानी 2 अभाज्य संख्या था, यानी 2 a स्क्वायर को विभाजित किया था तो 2 a को भी विभाजित करेगा। अतः अब देखिए 2 a को विभाजित कर रहा है, यानी a 2 से भाग जा रहा है, तो को लिख सकते हैं 2c, a इक्वल टू 2c, जहां c कोई पूर्णांक है। अब देखिए c पूर्णांक हो गया, इस जो मान था a इक्वल टू 2c, इसको उस समीकरण में रख दिए। क्या समीकरण था, 2b² इक्वल टू a स्क्वायर, a की जगह पर रख दिए 2c, यानी 4c²। 2 और 4 इसमें 2 से काटेंगे, यहाँ पर 2 मिला, यानी b² इक्वल टू 2c² प्राप्त होता है, तो ये मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट, इसका अर्थ है कि 2 b² को विभाजित करता है, क्योंकि b और c क्या था, सहअभाज्य,
ये दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और 2 से गुना है सी स्क्वायर, तो निश्चित है 2 बी स्क्वायर को भाग देगा, तो 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। और अभी जो परिमेय हम पढ़े उसमें क्या था, वही 2 बी को भी विभाजित करेगा। अभी देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए, 2 ए को विभाजित करता है, 2 बी को विभाजित करता है, यानी 2 ए और बी दोनों को विभाजित करता है। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन हम क्या माने थे, ए और बी सहअभाज्य है, यानी दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको मिल गया उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल गया, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जो हम माने थे उसका उल्टा आ गया, यानी हम जो माने तो वही गलत है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास विधि में होता क्या है, हम जो प्रूव करना होता है उसको उल्टा मान लेते हैं और लास्ट में हम करते आते एक ऐसा पोजीशन आ जाता है जहां पर जो हम माने थे वो गलत हो जाता है। यानी तो हम माने वो गलत है, तो जो नहीं माने वो होगा। तो √2 हम मानते परिमेय संख्या है, तो √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट जाते हैं परिमेय में। क्या परिमेय है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। x कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q सहअभाज्य है। वो तो कह सकते हैं परिमेय संख्या को हम जानते हैं, तथा q के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2n 5m के रूप का होगा, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब जिसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा उसका जो हर होगा वो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं आपको, एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, लेते हैं 1/4। इसको क्या लिखते हैं हम, इसका मान होता है 0.25। देखिए इसका दशमलव प्रसार शांत है 0.25, इसके बाद कुछ नहीं है, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लिख दिए p/q के रूप में, जहां p और q सहअभाज्य है, 1 और 4 क्या है, सहअभाज्य है, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का होगा। तो देखिए यहाँ पर 2n 4 था, हर क्या था 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, यानी इंटू, या 5 नहीं है तो इसे कर दीजिए 5 to the power 0। तो समझ में आ गया, मैंने कोई भी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसका जो हर होगा वो क्या होगा, 2 to the power n 5 to the power m। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 to the power n 5 to the power m का रूप का है, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। मतलब इसका विलोम ये क्या था, यदि शांत होगा तो 2 to the power n और 5 to the power m के रूप में लिख सकते थे, और यहाँ पर यदि ये रूप में लिखा होगा तो वो शांत होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और एक थ्योरम में। मान लीजिए एक से एक परिमेय संख्या है, इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनफल 2 to the power n 5 to the power m के रूप का नहीं है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। मतलब यदि इस रूप में नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा, अशांत आवर्ती, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत या अशांत आवर्ती।